हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट के एग्जाम की तैयारी हम आशा करते हैं कि आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और जिस पर हम लोगों ने ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियां की हैं, यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज आइए कुछ प्रश्नोत्तरी करते हैं और परिभाषिक शब्दावली की तरह प्रश्नोत्तरियां हैं। ये आपके अति लघुत्तरी प्रश्नों के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि क्षयवाद क्या है, या क्षयवाद से आप क्या समझते हैं, या क्षयवाद के बारे में कुछ लिखिए। तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया क्षयवाद की विशेषता बताइए, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। आइए देख लेते हैं क्षयवाद। तो देखिए, क्षयवाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन था जो 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा। इसे हिंदी साहित्य के रोमानी और आत्माभिव्यक्ति के युग के रूप में जाना जाता है। छायावाद मुख्य रूप से चार कवियों के साहित्यिक योगदान से जुड़ा हुआ है, जिन्हें छायावादी कवि कहा जाता है, या छायावाद के चार स्तंभ इन्हें माना जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी शामिल हैं। छायावाद की विशेषता देख लेते हैं। तो छायावाद की जो पहली विशेषता है वो है आत्माभिव्यक्ति। इसमें कवि की अभिव्यक्ति, भावनाओं और अनुभूतियों की प्रधानता होती है। छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने आंतरिक मनोभावों को व्यक्त किया है। दूसरा है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति का अद्वितीय चित्रण किया जो उनके रूमानी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने प्रकृति को न केवल बाह्य सौंदर्य के रूप में देखा, बल्कि उसे आंतरिक भावनाओं का प्रतीक बनाया। तीसरा है रहस्यवाद। छायावादी कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता तत्व प्रमुख होते हैं। कवियों ने आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही और मानव के भीतर की अनंत संभावनाओं की खोज की। चौथा है नारी के प्रति दृष्टिकोण। छायावाद में नारी का चित्रण केवल एक प्रेमिका या साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आदर्श और प्रेरणा के रूप में हुआ। विशेषकर महादेवी वर्मा की कविताओं में नारी की वेदना और उनकी संवेदनशीलता का अद्वितीय चित्रण मिलता है। छायावाद हिंदी साहित्य की एक नई दिशा और गहराई लेकर आया, जिसमें व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं, प्रकृति और रहस्यवाद का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये हमारा छायावाद से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है अकविता। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि अकविता क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं, तो उसको देख लेते हैं। और देखिए, ये प्रश्न आपके जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें भी रिटेन होने वाला है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप अगर किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो वो आपको कठिन लगने लगेगा। तो अकविता को देख लेते हैं। अकविता हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काव्य आंदोलन है जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा था। इसका नाम अकविता यानी अ प्लस कविता है। इस बात की ओर इशारा करता है कि यह पारंपरिक कविता के नियमों और शैलियों से अलग है। अकविता ने उस समय के स्थापित साहित्यिक मानदंडों को चुनौती दी और एक नए प्रकार की कविता का प्रस्ताव रखा, जो कि अधिक यथार्थवादी और जीवन के कड़वे अनुभवों से प्रभावित थी। देखिए, अकविता की तरह ही अकहानी भी चलती है, ठीक है। आइए अकविता की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न का उत्तर तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग लिखते समय संतुलित मात्रा में लिखें, ठीक है। अब बाकी ये बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं, नेट जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, तो ये सब चीज़ें आप खुद जानते हैं, फिर भी एक फर्ज की तरह बोल दे रहे हैं। और कविता की मुख्य विशेषताएं, पहला हो जाएगा यथार्थवाद। और कविता में जीवन की कठोर सच्चाइयों को बिना किसी आडंबर के सीधे सीधे व्यक्त किया जाता है। इसमें भावुकता या रोमांटिकता की बजाय कठोर, निष्ठुर और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। दूसरा है काव्य के पारंपरिक नियमों का खंडन। कविता और कविता में कवियों ने छंद, अलंकार, लय, तुकान जैसी परंपरागत काव्य विधियों को त्यागा। उन्होंने नए प्रकार के स्वरूप और शिल्प का प्रयोग किया, जिसमें अभिव्यक्ति अधिक स्वतंत्र और स्वाभाविक हो, ठीक है। अगला, मानव की आंतरिक पीड़ा। और कविता का मुख्य उद्देश्य समाज की विद्रूपताओं और मानव जीवन की निराशाओं को चित्रित करना था। इसमें कवि की व्यक्तिगत पीड़ा, संघर्ष और असंतोष का प्रमुख स्थान है। 5वां नंबर है भाषा की सरलता और स्वाभाविकता। और कविता में भाषा बहुत ही सहज, सरल और सीधी होती है। इसमें अनावश्यक अलंकरण का अभाव होता है और भाषा संप्रेषणीयता पर अधिक ध्यान देती है। अगला हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक चेतना।
और कविता के कवियों ने समाज और राजनीति में फैली बुराइयों, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी कविताओं में विद्रोह और आक्रोश की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। और कविता के प्रमुख कवियों में कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और सर्वेश्वर दास सक्सेना जैसे कवि शामिल हैं। इन कवियों ने साहित्य में नए प्रयोग किए और कविता को नए आयाम प्रदान किए। अगला प्रश्न है कि अरविंद दर्शन और हिंदी साहित्य। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अरविंद दर्शन भारतीय दर्शन और संत श्री अरविंद घोष के विचारों पर आधारित है। अरविंद दर्शन इसलिए कि आपके जो पंत जी थे वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, कवि, योगी और आध्यात्मिक विचारक थे, उनके दर्शन का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा, विशेषकर उन साहित्यकारों पर जिन्होंने आध्यात्मिकता, रहस्यवाद, मानवता के उच्चतम सिद्धांतों को अपने साहित्य में स्थान दिया। अरविंद दर्शन और हिंदी साहित्य के संबंध निम्नलिखित बिंदुओं को माध्यम से समझा जा सकता है। अद्वैत और पूर्ण योग। अरविंद के अनुसार अद्वैत या अद्वैतवाद जीवन का सार है। उनका मानना था कि जीवन और ब्रह्मांड में परमात्मा की उपस्थिति है और व्यक्ति को अपने भीतर कई भी ईश्वरत्व की खोज करनी चाहिए। उन्होंने पूर्ण योग की अवधारणा को विकसित किया, जिसमें व्यक्ति अपने समग्र जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। इस विचार ने हिंदी साहित्य में कई कवियों और लेखकों को प्रभावित किया, जिनमें उनकी रचनाओं और आत्मा परमात्मा के मिलन की खोज दिखती है। दूसरी हेडिंग है मानवता और दिव्यता। अरविंद दर्शन में मानवता का आदर्श बहुत उच्च है। उनके अनुसार मानव में दिव्यता है और व्यक्ति का उद्देश्य अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानना और उसे विकसित करना है। हिंदी साहित्य में कई कवियों ने मानवता के इस दिव्य स्वरूप की खोज की, जैसे कि छायावाद के कवि और महादेवी वर्मा, जिनकी कविताओं में नारी और मानवता के उच्चतम आदर्श का चित्रण मिलता है। रहस्यवाद और आत्म अनुभव। अरविंद दर्शन में रहस्यवाद की प्रमुख भूमिका है। उनके विचारों में व्यक्ति को आत्म अनुभव के माध्यम से परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है। इसने हिंदी साहित्य में रहस्यवादी कवियों को प्रेरित किया, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, जिनकी कविताओं में आध्यात्मिक अनुभूति, परमात्मा की खोज, मानव जीवन की असारता की गहरी अनुभूति देखी जा सकती है। चौथी हेडिंग हो जाएगी समाज और राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण। श्री अरविंद ने न केवल आध्यात्मिकता पर जोर दिया, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की जिम्मेदारी को भी महत्व दिया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यह विचार हिंदी साहित्य के लेखकों और कवियों में, जैसे प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण के रूप में प्रकट हुआ है। आध्यात्म और साहित्य का समन्वय। अरविंद का यह मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन या ज्ञान वर्धन का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का साधन हो सकता है। हिंदी साहित्य के कई लेखकों ने इस विचार को आत्मसात किया। उन्होंने साहित्य को मानवता की सेवा और उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने का माध्यम माना। श्री अरविंद जी की कुछ रचनाएं हैं, उनको भी देख लीजिए। श्री अरविंद स्वयं उत्कृष्ट कवि थे और उनकी काव्य रचनाएं गहन आध्यात्मिकता और योग साधना से प्रभावित हैं। उनकी अंग्रेजी रचनाएं जैसे सावित्री एक महाकाव्य है जो आत्मा की यात्रा और ईश्वर से मिलन की गाथा है। इसका प्रभाव हिंदी साहित्यकारों पर पड़ा और कई कवियों ने इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अरविंद दर्शन ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, जिसमें आत्म अनुभव, आध्यात्मिकता और मानवता के उच्चतम आदर्शों को खोज का महत्व बढ़ा। हिंदी साहित्य के कई कवियों और लेखकों ने उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेकर साहित्य की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया, जिसमें आत्मा, परमात्मा और समाज के प्रति दायित्व के गहन विचार दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, सूफी शब्द का क्या अभिप्राय है? यह बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है। सूफी शब्द का अभिप्राय इस्लामी रहस्यवादी परंपरा से है, जिसे सूफीवाद या तवस्सुफ के नाम से जाना जाता है। सूफी संतों का ध्यान आध्यात्मिक अनुभव, आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से सीधे संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। सूफीवाद में बाहरी धार्मिक अनुष्ठानों के बजाय आंतरिक अनुभव और प्रेम के माध्यम से ईश्वर से मिलने की बात की जाती है। सूफी शब्द की उत्पत्ति देख लीजिए। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत हैं। सूफ यानी ऊन से। कई विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द अरबी शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन। प्रारंभिक सूफी संत ऊनी वस्त्र धारण करते थे, जो उनके सांसारिक सुखों और विलासिता से
दूर करने का प्रतीक था, रहने का प्रतीक था। सफा, पवित्रता से कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शब्द अरबी शब्द के सफा से आया है, जिसका अर्थ है पवित्रता। इसका तात्पर्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है। सूफीवाद के मुख्य सिद्धांत, प्रेम और भक्ति। सूफी संतों का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति को व्यक्त करना है। वे मानते हैं कि ईश्वर से प्रेम ही सच्चा धर्म है और इसी के माध्यम से संसार ईश्वर के करीब जा सकता है। आध्यात्मिक साधना। सूफी संत अपनी आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से मिलन के लिए ध्यान साधना और ध्यानपूर्ण संगीत कव्वाली का सहारा लेते हैं। यह साधना आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का मार्ग है। विश्व प्रेम और भाईचारा। सूफीवाद में सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान और प्रेम किया जाता है। इसमें जाति, धर्म और भाषा से परे इंसानियत की बात की जाती है। सूफी संतों ने अक्सर समाज में प्रेम, सहिष्णुता और एकता का संदेश फैलाया। अगला है फकीरी और सादगी। सूफी संत भौतिक सुखों और संपत्ति से दूर रहते हैं और उनका जीवन सादगी और फकीरी का प्रतीत होता है, जिसमें वे सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह नहीं रखते हैं। प्रमुख सूफी संत। तो सूफी संतों से ऐसे प्रश्न बनना उतना संभव है नहीं, क्योंकि सभी टॉपिक को कवर करना होता है। तो ये सिर्फ संतों को देख लीजिए, जैसे रूमी हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, हजरत निजामुद्दीन औलिया हो गए। ये संतों के नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताइए। और ऐसे प्रश्न ज़्यादातर महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपके लाइफ टाइम के लिए प्रश्न रहेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिल जाएगा कि कोई पूछेगा आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है, रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है, जीवनी और रेखाचित्र में क्या अंतर है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ माइनर अंतर होते हैं जिसको कि नोट डाउन करना होता है। तो आइए देखते हैं आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। तो आत्मकथा और जीवनी दोनों ही साहित्यिक विधाएं हैं जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का वर्णन होता है, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। अब लेखक का दृष्टिकोण। तो देखिए, जो आत्मकथा है इसमें व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कहानी लिखता है। लेखक अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों, विचारों, घटनाओं को स्वयं के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। ये तो आत्मकथा की बात हो गई। अब आती है जीवनी। तो जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन का वर्णन किया जाता है। जीवनी लेखक उस व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्व को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। ये तो हो गया पहला अंतर। ये कैसा हो गया कि लेखक के दृष्टिकोण के आधार पर। अब लेखन के उद्देश्य के आधार पर अंतर देख लेते हैं आत्मकथा और जीवनी में। तो देखिए, जो आत्मकथा लिखने का उद्देश्य आत्मा अभिव्यक्ति, अपने जीवन के अनुभवों को साझा करना और अपने विचारों और भावनाओं को पाठकों तक पहुंचाना होता है। और जीवनी का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उपलब्धियों और योगदान को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करना होता है। इसमें लेखक उस व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके समाज पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। अब तीसरा होता है प्रामाणिकता। आइए देखते हैं प्रामाणिकता में आत्मकथा और जीवनी को लेकर के। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सीधे जानकारी देता है, इसलिए यह अधिक व्यक्तिगत और आत्मकेंद्रित होती है। इसमें लेखक अपनी भावनाओं, विचारों और यादों को खुलकर व्यक्त करता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण की सीमाएं भी हो सकती हैं। जीवनी अधिक तथ्यात्मक और निष्पक्ष होती है, क्योंकि इसे कोई बाहरी व्यक्ति लिखता है। लेखक शोध और तथ्यों के आधार पर उस व्यक्ति के जीवन के वर्णन करता है, जिससे यह अधिक वस्तुनिष्ठ होती है। अब आत्मकथा और जीवनी में भावनात्मक जो पहलू हैं उनको देख लेते हैं। तो जो आत्मकथा होती है उसमें लेखक अपनी भावनाओं और अनुभवों को गहराई से व्यक्त करता है। यह बहुत ही भावुक और आत्मविश्लेषणात्मक हो सकती है, क्योंकि इसमें लेखक अपने जीवन की सफलता, असफलता, दुख और सुख को खुलकर साझा करता है। जीवनी में भावनाओं का स्थान कम होता है और इसे अधिक तटस्थ ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। लेखक उस व्यक्ति के जीवन के बारे में तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष दृष्टिकोण लिखता है। शैली के आधार पर देख लेते हैं आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो यह आमतौर पर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं को अपने अनुसार प्रस्तुत करता है। और जीवनी जो है वो है कि अधिक औपचारिक और संरचित शैली में लिखी जाती है, जिसमें लेखक का उद्देश्य उस व्यक्ति के जीवन तथ्यों को स्पष्ट और संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना होता है। उदाहरण के स्वरूप सत्य के प्रयोग, ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। और जीवनी गांधी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, लुइस फिशर द्वारा लिखी गई
गांधी जी पर जीवनी। ये उदाहरण जैसे शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा, विष्णु शर्मा ने लिखा है। विष्णु शर्मा लिखे हैं? नहीं, विष्णु प्रभाकर जी लिखे हैं। ऐसा कंफ्यूजन। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन को अपने दृष्टिकोण से लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का वर्णन करता है। दोनों विधाओं का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और अनुभवों को प्रस्तुत करना है, लेकिन आत्मकथा अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक होती है, जबकि जीवनी अधिक तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, रेखा चित्र और जीवनी में अंतर। देख लेते हैं। तो देखिए, रेखा चित्र और जीवनी दोनों ही साहित्यिक विधाएं हैं जिसमें व्यक्ति के जीवन या व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है, लेकिन इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। ये चीजें लिखनी जरूरी हैं। क्या होता है ना कि हम लोग अब तथ्य ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादातर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ जाने लगे हैं। तो अब क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव जो लिखना होता है उसमें भी हम लोग ज़्यादातर तथ्यात्मक ही हो जाते हैं, जबकि उसमें भावनात्मक भी होना पड़ेगा। एक लिखने का लहजा होना पड़ेगा, किस तरह से शुरुआत की जाती है, किस तरह से उसका मिडिल पोर्शन रहेगा, किस तरह से उसका कंक्लूजन रहेगा, तो उन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। तो रेखा चित्र और जीवनी में विषय वस्तु के आधार पर इसका अंतर देख लेते हैं। तो रेखा चित्र में किसी व्यक्ति के जीवन की एक झलक प्रस्तुत की जाती है। इसमें उस व्यक्ति के जीवन की किसी खास घटना, किसी विशेष गुण या किसी विशेष समय के अनुभवों का वर्णन किया जाता है। यह संक्षिप्त, सीमित होता है और पूरा जीवन या उसकी सारी घटनाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। जबकि जीवनी जो होती है, जीवनी में किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक या उसके जीवन के किसी प्रमुख काल तक की सारी प्रमुख घटनाओं का, उपलब्धियों का, संघर्षों और अनुभवों का वर्णन होता है। इसमें जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को समाहित किया जाता है। लंबाई और गहराई के आधार पर देख लेते हैं। तो देखिए, रेखा चित्र में जो इसका आकार होता है वो छोटा होता है और किसी व्यक्ति के जीवन का सार, उसका व्यक्तित्व या उसकी कुछ विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यह अक्सर एक ही घटना या अनुभव को प्रमुखता से प्रस्तुत करता है। जबकि जो जीवनी है, जीवनी आकार में लंबी और विस्तृत होती है। इसमें व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संदर्भों का भी विस्तार से उल्लेख किया जाता है। प्रस्तुति की शैली, रेखा चित्र अक्सर रचनात्मक और कलात्मक शैली में लिखा जाता है। इसमें लेखक व्यक्ति के व्यक्तित्व या चरित्र को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। यह अधिक संक्षिप्त, वर्णनात्मक हो सकता है। जबकि जो जीवनी है, ये अधिक तथ्यात्मक, विस्तारपूर्ण होती है। इसमें लेखक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, तथ्यों का निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रस्तुत करना होता है। आइए केंद्र बिंदु देख लेते हैं। जो रेखा चित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव या किसी खास घटना पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की कुछ विशेषताओं को उजागर करना होता है। जबकि जीवनी में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विश्लेषण और अध्ययन होता है। इसमें व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन शामिल होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि रेखा चित्र और जीवनी में अंतर है। उद्देश्य, रेखा चित्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति के चरित्र या जीवन के खास झलक प्रस्तुत करना होता है, जिससे पढ़कर पाठक के व्यक्ति के व्यक्तित्व में को समझ सके। जीवनी का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को विस्तार से प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उसके योगदानों को समझ सके। ठीक है, उदाहरण के रूप में किसी लेखक द्वारा अपने शिक्षक, मित्र या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की छोटी सी घटना का वर्णन, जैसे राम वृषभेनीपुरी का मेरे माता पिता। और जीवनी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का विस्तृत जीवन प्रसंग, जैसे नेहरू बायोग्राफी यानी श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन। निष्कर्ष रूप में किसी व्यक्ति के जीवन का संक्षिप्त और सीमित वर्णन करता है रेखाचित्र, जिसमें उसका चरित्र या व्यक्तित्व की खास बातें उजागर होती हैं। जबकि जीवनी में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन किया जाता है, जिसमें उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं, संघर्षों, उपलब्धियों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। रेखा चित्र कलात्मक और संक्षिप्त होता है, जबकि जीवनी तथ्यात्मक और विस्तृत होती है। अनुभूति और कल्पना में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, अनुभूति और कल्पना दोनों मानसिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। ये दोनों सब साहित्यिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अलग अलग रूप में कार्य करते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनुभूति, यह किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन के अनुभव, भावनाएं और संवेदनाओं होती हैं।
अनुभव और घटनाओं के साथ सीधा संबंध होने के कारण अनुभूति वास्तविकता पर उस उदाहरण के लिए जब व्यक्ति कोई दर्द, खुशी या दुख महसूस करता है तो वह अनुभूति होती है। कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच और विचारों के माध्यम से नए अनदेखे दृश्य, घटनाएं या वस्तुएं रचता है। यह वास्तविकता पर आधारित नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति की रचनात्मकता और विचारशीलता से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जब हम कोई कहानी या भविष्य की योजना बनाते हैं तो वह कल्पना होती है। स्रोत स्रोत के आधार पर अनुभूति और कल्पना में अंतर देख लीजिए। यह व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभवों, संवेदनाओं और वास्तविक घटनाओं से उत्पन्न होती है। यह शारीरिक और मानसिक अनुभवों से जुड़ी होती है, जबकि जो कल्पना व्यक्ति के दिमाग के स्वतः उत्पन्न होती है और इसका वास्तविक अनुभव से सीधा संबंध नहीं होता है। यह व्यक्ति की रचनात्मकता, विचारशीलता और बौद्धिक क्षमता पर निर्भर होती है। आधार अनुभूति वास्तविकता पर आधारित होती है। यह किसी बाहरी घटना या अनुभव का परिणाम होती है, जैसे गर्मी, सर्दी, दर्द, प्रेम इत्यादि। कल्पना वास्तविकता से मुक्त होती है। यह व्यक्ति के मानसिक विचारों और धारणाओं से उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति किसी तरह की कल्पना कर सकता है, चाहे वो वास्तविक हो, वास्तविकता में संभव हो या नहीं। उद्देश्य अनुभूति का उद्देश्य व्यक्ति के भावनात्मक, मानसिक अनुभवों को व्यक्त करना होता है। यह जीवन की घटनाओं और स्थितियों को उत्पन्न होती है, उससे जुड़ी हुई होती हैं। कल्पना का उद्देश्य नए विचारों, कहानियों या संभावनाओं को उत्पन्न करना होता है। इसका प्रयोग साहित्य, कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में नए आविष्कारों के लिए किया जाता है। प्रभाव अनुभूति व्यक्ति के मन, शरीर और भावनाओं पर सीधा प्रभाव डालती है। यह उनके विचारों, मनोदशाओं और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, जबकि कल्पना अधिक रचनात्मक और अमूर्त होती है। इसका प्रभाव व्यक्ति के मानसिक रचनात्मकता पर होता है। यह व्यक्ति को नए दृष्टिकोण, विचार और संभावनाएं प्रदान करती हैं। देखिए, उत्तर लंबा होने का एक फायदा ये होता है कि आप छोड़ते पकड़ते कुछ भी लिखेंगे, एक कॉन्सेप्ट आपको बन जाएगा, तो उससे आप चीज़ों को लिख सकते हैं। साहित्य में अनुभूति का प्रयोग किसी पात्र, लेखक की भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कविता में प्रेम, दुख, खुशी, प्रकृति के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, जो लेखक की वास्तविक अनुभूतियों को प्रेरित होती हैं। कल्पना साहित्य में नई कहानियां, पात्र, घटनाएं और काल्पनिक दुनिया को रचने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए काल्पनिक कहानियां, फंतासी साहित्य और विज्ञान कथा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अनुभूति वास्तविक जीवन के अनुभवों और संवेदनाओं से उत्पन्न होती है, जबकि कल्पना व्यक्ति की मानसिक रचनात्मकता से उत्पन्न होती है, जिसका वास्तविकता से संबंध नहीं होता है। अनुभूति हमें जीवन की सच्चाइयों से जोड़ती है, जबकि कल्पना हमें अनदेखी संभावना और रचनात्मकता की दुनिया से जोड़ती है। अब अगले वीडियो में स्वच्छंदतावाद और छायावाद में क्या अंतर है, इस पर बात की जाएगी। अभी सिर्फ यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर इसके आगे स्वच्छंदतावाद और छायावाद में क्या अंतर है, इस पर बात करते हुए आगे की प्रश्नोत्तरी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।